हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक। तो आज आपका दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है और ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस का सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते क्यों है? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में जाने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा एक टर्म जो कि है स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना। हमारे दुनिया में हम कुछ भी चीज़ देखें एज अ ह्यूमन हम लोग पढ़ते क्यों है कि हम फ्यूचर में जाके स्टेबल हो पाए। ऐसे हर एनिमल्स, हर ऑर्गेनिजम्स भी इस दुनिया में स्टेबल होना चाहता है। सिमिलरली एटम्स भी केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड फॉर्मेशन करता है टू अटेन स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी एटम्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है? हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे हम क्या पढ़े थे कि नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और वो किस ग्रुप में होते हैं? ग्रुप 18 में। सो एक एटम अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए इधर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाँ, ऐसे वो अपना जो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको पाने की कोशिश करेगा। सो स्टेबिलिटी of an atom is nothing but that atom trying to gain the electronic configuration of its nearest noble gas. So अगर हम स्टेबिलिटी में देखें तो हम देखते हैं कि जो हमारा नोबल गैसेस है उनका जो वैलेंस शेल है उनमें मैक्सिमम टाइम्स हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। सिर्फ हीलियम के केस में हमारे पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। सो स्टेबिलिटी क्या होता है? हर एटम जब अपना नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करता है उसको ही हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। सो हम अभी जानेंगे कि इस स्टेबिलिटी को कैसे अटेंड करता है एक एटम। हाँ, सो अभी हम देखें कि ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये जो एटम्स है हमारा इधर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है। इस प्रोसेस में क्या है, दो एटम के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और इसकी ही वजह से फॉर्म होता है हमारा केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का 3 टाइप्स है। सो ये 3 टाइप्स क्या है? पहला है ड्यू टू गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है या गेन करता है तो उस टाइप ऑफ और उस दौरान जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा जो होता है बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से भी फॉर्म हो सकता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हम उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और एक तीसरा टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इसका आइडिया मैं आपको बाद में दूंगा जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ाऊंगा। तो इस लेक्चर में हम पूरा फोकस करेंगे आयनिक बॉन्ड के ऊपर। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है और ये चैप्टर अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया तो ये आपको एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स ऐसे ही दे जाएगा। सो मैं इस केमिकल बॉन्डिंग का 3 लेक्चर लूँगा। एक में हम लोग जो आज वाला लेक्चर है उसमें हम फोकस करेंगे आयनिक बॉन्ड में और लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड और लास्ट लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे। सो ये हमारा बैकग्राउंड था जो आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है टू अटेन एन ऑक्टेट और गेन भी कर सकता है एक एटम टू अटेन एन
ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए एक एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा या गेन करेगा। सो अगर गेनिंग और लूजिंग के वजह से जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ, और वो केमिकल बॉन्ड किस कारण फॉर्म होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो आइए इस आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिटेल्स में पढ़ते हैं। सो ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ये आयोनिक बॉन्ड कुछ नहीं, दिस इज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोल ही रहे थे, तो क्या होगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन्स जायज़ है लूज़ करेगा और दूसरा एटम गेन करेगा। सो जिन जिन एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोग बहुत इजीली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। और जो एटम्स में 6, 7 और 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये लोग क्या करते हैं, बहुत इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करता है टू बिकम स्टेबल। सो अभी आयनिक बॉन्ड में हम 2 टर्म्स के बारे में जानेंगे। पहला आता है कैटायन और दूसरा होता है हमारा एनायन। सो पहला हम जानते हैं कैटायन के बारे में। तो मैंने जैसे अभी बोला कि एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसको हम बोलेंगे कैटायन। जैसे कि ये हम क्या लिख देंगे, एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन। और एनायन क्या है, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, एनायन। तो एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में ई माइनस ही लिखूँगा, बार बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिखना अच्छा नहीं लगता। सो एक और चीज़ हमको पता होना चाहिए कि कैटायन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायंस हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये भी थोड़ा आप जान ही लो तो अच्छा है कि मेटल्स हमेशा कैटायंस होता है मैक्सिमम टाइम्स, और एनायंस भी मैक्सिमम टाइम्स हमारा नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स विल मैक्सिमम टाइम्स बिकम एनायन। सो अभी हमको जब कैटायन एनायन फॉर्म करता है तो इन दोनों कैटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसके वजह से हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमारा एक एलिमेंट होता है NaCl, नमक हम सब जानते हैं। तो हम जानते हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में हमारे सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है, 281। और क्लोरीन का क्या होता है, हमारे पास होता है 287। सो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। हाँ, ये अगर लूज़ कर दिया तो ये स्टेबल हो गया ना। अगर 2,8 अगर 1 हट गया यहाँ से तो 2,8 हो जाएगा, ऑक्टेट हो गया। सो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन खो देता है टू बिकम Na+। और ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ दिया वो क्लोरीन ले लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये 288 हो जाएगा। तो ये भी ऑक्टेट फॉर्म कर गया, ये भी स्टेबल हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसीलिए क्लोरीन माइनस। इसका याद रखने का एक और तरीका है कि अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज। सो अगर हम थोड़ा नेगेटिव चार्ज कम कर देंगे तो सोडियम पॉजिटिव हो जा रहा है ज़्यादा, इसीलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन में हम अगर वो इलेक्ट्रॉन डाल दें तो क्लोरीन थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन डाल दिए। सो दिस इज़ एन कैटायन एंड दिस इज़ एन एनायन। देख लिया अभी कि आयन कैटायन कैसे फॉर्म होता है, और आयन और कैटायन ऑपोजिटली चार्ज होता है तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उसके वजह से ही हमारा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और इलेक्ट्रोवैलेंट का जो डेफिनेशन है वही है, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफ़र of electrons, that is gain or lose of electrons is called electrovalent bond। इसका डेफिनेशन मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हम आएंगे कंडीशंस रिक्वायर्ड और कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस होता है, कंडीशंस फॉर
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये कंडीशंस भी नहीं बोलो तो अच्छा है, क्योंकि ये जनरल आपको इजीली मैं जैसे बताऊंगा वो समझ आ जाएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। पहला जो होता है वो होता है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। भैया आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? तो हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि आपको याद ही होगा, अगले लेक्चर में तो पिछले लेक्चर में तो पढ़ाया था आपको। अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी बोलो तो वो क्या होता है? वो होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। सो अगर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एक कंडीशन होता है हमारा आयनिक बॉन्ड्स में। सो अगर एक कैटायन है मान लो, उसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो वो क्या करेगा? वो बहुत ईजीली क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज़ कर देगा, राइट। सो ये कंडीशन हो गया लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है? कैटायंस कैन बी फॉर्म्ड ईजीली। क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। सो इजी डेफिनेशन। सो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? बहुत कम एनर्जी के इस्तेमाल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। सो अगर एक मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो हुआ तो क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन्स इजीली हटेगा और वो कैटायंस इजीली फॉर्म करेगा। सो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब दूसरा पॉइंट भी यहाँ से थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अगर कैटायन के लिए हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें खींचना है तो हमें क्या बढ़ाना होता है? हम एक टर्म पिछले लेक्चर में एक पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था वो भी क्या याद दिलाना पड़ेगा। थोड़ा बोल ही देता हूँ, आप लोग तो बहुत जल्दी भूल जाते हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ नहीं है, वो होता है द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड when an electron is gained by an atom. So यहाँ पे हमारा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन बहुत ईजीली अपना खींच लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन बहुत ईजीली खींच लेता है तो वो क्या फॉर्म करता है? एनायंस। सो एनायंस कैन बी फॉर्म्ड ईजीली। और हम आता है हमारा जो कंडीशन आता है वो है हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर एक कैटायन और एनायन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वो बहुत इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो 3 हम लोग कंडीशन पढ़ लिए, एक लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेवर्स आयनिक बॉन्ड। हमको पता है कि ग्रुप 1, 2, 3 में जनरली मेटल्स होता है और हमारा ग्रुप 15, 16, 17 में नॉन मेटल्स होता है। सो ग्रुप 1, 2, 3 का मेटल्स जो होता है वो लोग कैटायन फॉर्म करता है और अट्रैक्ट करता है, और ये नॉन मेटल्स 15, 16 ग्रुप का एनायंस फॉर्म करता है जो इनका इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होता है उसको अट्रैक्ट करता है। ग्रुप 1 इनमें से हमारा ग्रुप 1 जो है वहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होता है, और ग्रुप 17 में हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। सो हमारा जो सबसे स्टेबल
आयनिक बॉन्ड जो होता है वो है सीजियम फ्लोराइड। ये थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि सीजियम क्यों है, क्योंकि हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अगर आपको याद है पिछला लेक्चर, तो अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। तो आपको याद है क्या, ये याद होना चाहिए सीजियम का, इसीलिए सीजियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत लो है। और हम ये भी पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो घटता है। तो फ्लूरीन सबसे ऊपर रहता है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होगा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो अब हम थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। NaCl बोल रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और यही आज का लास्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का। तो यहाँ से मैं अगले लेक्चर में लूँगा, और इस लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है वो अभी शुरू होगा, जो कि होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आयनिक बॉन्ड एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड का थोड़ा स्ट्रक्चर्स देखेंगे। पहले हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लेंगे। सो पहला एलिमेंट जो मैं लूँगा वो है NaCl। तो मैं आपको NaCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, पूरा समझा दूंगा आपको कैसे बनाना है, और मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आपको अगले लेक्चर में पहले स्क्रीन में दिख जाएगा। सो पहले हम जब बनाते हैं हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, तो सोडियम का हम लिख लिए सोडियम, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1। सो अगर हम सोडियम को ड्रॉ करें तो इसका एक न्यूक्लियस होगा, तो हो गया न्यूक्लियस। तो ऐसे नहीं ड्रॉ करते हैं, तो न्यूक्लियस हम थोड़ा छोटा ऐसे करते हैं न्यूक्लियस। तो ये हमारा हो गया शेल वन में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा रहा हमारा शेल 2, जिसमें हम बनाना है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये होगा हमारा शेल 3, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो ये हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है किसका, सोडियम। हमारा सोडियम का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होता है न्यूक्लियस में वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमारा क्या होता है, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Na+, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। सो ये अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये Na का होगा, तो ये अभी क्या हो जाएगा, 2,8 Na+, तो 2 और 8 4 5 6 7 8, गिन लो थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो सिमिलरली हम क्लोरीन का भी बना लेंगे। तो क्लोरीन का क्या होता है, 2 8 7। सो ये हो गया न्यूक्लियस हमारा, ये हमारा हो गया पहला शेल, दूसरा शेल, और ऐसे ही हम बना देंगे इसका। थोड़ा गोल नहीं हो रहा है, बुरा मत मानना भाई। सो 2 8 या 3 6 8। तो इसमें हमारा होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो होता है, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो Cl + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl-। सो ये अभी फॉर्म कर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा जस्ट सेकंड ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे लिख दीजिए आप थोड़ा नीचे। 1 2 3
ये अभी क्या हो गया 288 राइट। सो 288 के लिए 1 2 4 6 8 सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8। सोचिए कि ये वाला है Na का। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया। हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे तो इसका हम डार्क किए तो यहाँ का हम ऐसे हॉलो करेंगे, तो हमको डिस्टिंग्विश करने में बहुत इजी होगा कि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे आया हुआ है। सोचिए कि ये वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा हॉलो था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम हॉलो बना देंगे। सो अभी फाइनल स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा दूँ। ऐसे दिखेगा आपका। तो Na हो गया हमारा पहले, तो हम यहाँ पे मैं हॉलो बना देता हूँ, आपके इजी होगा समझने के लिए। 3 5 6 7 8 3 6 7 8 सॉरी हाँ। सो ये हो गया Na प्लस Na हमारा। यहाँ पे हम ब्रैकेट दे देंगे इसमें +1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्लोरीन 2,8 क्लोरीन माइनस। सो 1 2 3 फिर हमारा हो गया क्लोरीन। तो इसमें देखो 1 2 पहले कर देते हैं 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हटा था ना हमारा, देखिए 3 7 3 5 6 7 8 है, तो यहाँ से हम एक हटा देंगे तो 7 ड्रॉ किए और यहाँ पे हम एक लगा देंगे 8। सो ये है स्ट्रक्चर NaCl का। सो ये हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर NaCl का, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम आयन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम 2,7 है हमारे पास। ओके 2,8 सॉरी 2,7 बोल रहा हूँ, 2,8 है ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला शेल में था वो हट के यहाँ पे आ गया, जो कि है हमारा क्लोरीन आयन में आ गया, तो ये SP स्टेबल हो गया 288। सो यही हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। सो अभी हम देखेंगे कि ये हम सीख लिए कि कैसे हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। तो नाउ लेट्स सी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है। होमवर्क बाद में दूंगा ओके। तो NaCl जब भी ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमको याद रखना होता है सिर्फ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है Na में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस डॉट से उसका रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लोरीन में हमारे पास क्या होता है 7 होता है, तो X X X X X हम लिख देंगे यहाँ पे Na 2,8,1 2,8,7। यहाँ पे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सोडियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है टू बिकम Na प्लस, ऐसे हम लिख देंगे Na प्लस। सिमिलरली क्लोरीन क्या करता है, यही जो इलेक्ट्रॉन्स इसने छोड़ा है ना उसको गेन कर लेगा, तो ये हम ऐसे लिख देंगे Cl ये जो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे गेन हुआ, तो ये जो फॉर्म होके बना है वो हम ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस NaCl। So this is nothing but the electron dot structure or the Lewis dot structure of sodium chloride। ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे चला गया, जिसकी वजह से ये फॉर्म हो गया, जो हम लिख सकते हैं Na प्लस Cl माइनस और NaCl। तो यही मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपका जो होमवर्क होगा वो होगा, पहला आपको बनाना होगा ऑसिलेट ऑर्बिटल डायग्राम, and Lewis dot structure of MgCl2।
सो ये आपका होमवर्क रहेगा, अगले इसका आंसर आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। सो आज हम क्या क्या सीखे, पहले हम जाने कि स्टेबिलिटी क्या होता है, फिर हम सीखे कि कैटायन एनायन क्या है, फिर कैटायन एनायन अट्रैक्ट करके कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। आयनिक बॉन्ड हमारा 3 कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या थोड़ा याद करा देता हूँ आपको। एक होता है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक होता है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक होता है हाई डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन। और फिर हम पढ़े कि हमारा जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करता है, जो कि ये था। एक बार देख लीजिए तो याद हो जाएगा आपको। ये पहले था NaCl, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये फॉर्म करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये फॉर्म करेगा, फाइनली ये बनेगा। तो उसके बाद हम पढ़ लिए, क्या पढ़े, एक सेकंड, उसके बाद हम पढ़े थे कि हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी है, यहाँ पे हमको सिर्फ वैलेंस शेल याद रखना पड़ता है। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, जो हम यहाँ से लूज़ करके ऐसे दिखाएंगे, वो गेन करेगा ये क्लोरीन टू फॉर्म Cl-। ये दोनों साथ में बन के ये बनेगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। L मिस हो गया मेरा यहाँ। तो हम आज इतना ही है आज के लेक्चर के लिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से देखेंगे, और आपको ये होमवर्क ज़रूर ट्राई करना है घर पे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय।